हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। सॉलिड स्टेट यार अब मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, तो हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया से एडवांस के लेवल तक डिस्कशन करेंगे, इवन एडवांस से ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे, और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसे तसल्ली से समझना यार। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत आसानी से एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसका लग जाएगा। तो स्टेट पे शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना। और हम लोग सब जानते हैं कि जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं कि dextercamp.in पे जाओगे तो सारे तुम्हें कोर्सेज के अंदर जाके सारे नोट्स और पीडीएफ सारे अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करना और वहां से सब कुछ मिल जाएगा, और तुम्हें वहां पे पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन सॉलिड स्टेट पे करना है, तो बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड स्टेट में बात होगी सॉलिड्स की। कुछ पोर्शन लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और लेक्चर ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए, इसलिए सुनो, है ना, ध्यान से, और नोट्स लेके बैठो। इसमें ज़्यादा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, ज़्यादा तुम्हें विजुलाइज करने वाला चैप्टर है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। लिखा लिखाया होगा, नोट्स ले लेना प्रिंट, उससे काम बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। ठीक है, जब लिखना होता है तो मैं कहता हूँ ना लिखो। आज मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं लिखो, केवल ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। सॉलिड स्टेट में हम लोग बेसिकली बात करते हैं सॉलिड्स की। अब सॉलिड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के सॉलिड हो सकते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं, और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होते क्या हैं और इन्हें कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, इस तरह का बनेगा, या नॉट ट्रू वाला भी बन सकता है। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होता है कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी वेल डिफाइंड। मतलब जो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स हम लोग कैसे समझेंगे? ये समझो कि मान लो कि क्लास में कुर्सियां पड़ी हुई हैं, समझने की चैप्टर है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लास में कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद पड़ी हुई है, और इन्फाइनाइटली बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा है। मान लो कि ऑडिटोरियम में क्लास हो रही है, या फिर हम लोग मतलब फुटबॉल ग्राउंड में क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? इन्फाइनाइटली बड़ा क्लास होगा, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे, बहुत दूर तक दिखाई देंगे। तो ऐसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर को दिखाने का तरीका क्या होता है सॉलिड स्टेट में, कि वो कैसे दिखाते हैं कि ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, किधर साइड भी चले जाओ, ए बी ऐसा आएगा, ए बी ऐसा भी आएगा। ठीक, जो एमॉर्फो सॉलिड हैं उनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड नहीं होता है मतलब जब तुम क्लासरूम में घुसते हो तो कुर्सियां सब लाइन से पड़ी होती हैं, बेंचेस लाइन से पड़ी होती हैं, लेकिन जब तुम क्लास से निकलते हो तो उस ऑर्डर को डिस्टर्ब थोड़ा सा कर देते हो ना। तो क्या होगा कि ए बी ए कहीं पे मिलेगा, कहीं पे ए बी सही मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखो ए आ गया। तो जो ऑर्डर था वो शॉर्ट रेंज था, कहीं कहीं तो था, लेकिन फिर उसके आगे नहीं भी अवेलेबल था। ठीक है ना। तो ऑर्डर कैसा है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो वेल डिफाइंड पैटर्न है वो हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस तक फॉलो नहीं होगा, वो कुछ डिस्टेंस तक फॉलो होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, सीधे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर तुम आयरन को पिघलाओगे तो वो हार्ड रहेगा और सडनली वो क्या होगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन जो वैक्स होगा वो थोड़ा भी टेम्परेचर देने पे पहले सॉफ्ट होगा, मेल्ट होने से पहले काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है। घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जो सॉफ्ट हो जाती हैं उनका हम कहते हैं सॉफ्ट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जिनका जो डायरेक्टली एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अगर हम मान लें कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तक 179 तक वो कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, और सडनली 180 पे जाके क्या हो जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट चेक करने का तरीका ये नहीं होता कि तुम सरिया लेके खड़े हो गए ऐसे करके हीट कर रहे हो उसे ना, वो कैपिलरी में भर के सॉल्ट को वैसे मेल्टिंग पॉइंट चेक किया जाता है। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा तो कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन भी आएगी। कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक फिक्स होगी, और एमॉर्फस सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगी। अब जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स हैं तो ये क्या होंगे कि उनमें रेगुलर कट मिलेंगे जब भी तुम काटोगे, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है तो एक रेगुलर पैटर्न में ही कट मिलेंगे। ठीक, और जब शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स हैं तो रेगुलर कट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो रेगुलर कट कब मिलेंगे? जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रेगुलर कट्स मिलेंगे, और जब शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स होंगे तो रेगुलर कट नहीं मिलेंगे। ठीक, इसीलिए जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उन्हें या तो सूडो सॉलिड्स कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसो का मतलब होता है जो नॉट सेम। आइसो माने सेम, एनाइसो माने नॉट सेम। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान से देखना जरा कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? इसे कैसे देखेंगे हम लोग कि एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर हमने मान लो इस लाइन के अलोंग हमने देखा, लाइट डाली और इस लाइन के अलोंग डाली, तो देखो लाइट क्या है? लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? तो उसका क्या है? उसके वेक्टर्स जो है वो क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में। अलग अलग इन्वायरमेंट का मतलब कि एक तरफ ए बी टाइप का इन्वायरमेंट है और एक तरफ देखो, अगर इसके लिए देखोगे तो कैसा है? ए बी टाइप का इन्वायरमेंट है और इधर से क्या है? केवल एक तरफ ए और एक तरफ बी है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट होने की वजह से इसमें क्या होगी? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड वेरी करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा। बिल्कुल कर सकता है। प्रिज्म में तुमने ये देख रखा है कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल डालने से टीआईआर होता है, लेकिन किसी और दूसरे एंगल से डालने से कुछ भी नहीं होता है। ये बात एकदम कंफर्म क्लियर है। एनाइसोट्रॉपी का मतलब, आइसोट्रॉपी का मतलब है कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो कैसे देखेंगे? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो कैसे देखेंगे? तो जो इन्वायरमेंट है देखो, इधर कैसा आ रहा है? इधर इन्वायरमेंट आ रहा है बी ए बी फिक्स नहीं आ रहा। इधर ए बी ए आ रहा, फिक्स नहीं आ रहा। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लो इसके लिए भी डायरेक्शन चेंज करें, तो मान लो हमने ऐसा डायरेक्शन ले लिया, तो इसके लिए भी डायरेक्शन क्योंकि डिफाइंड नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसलिए क्या होगा कि आइसोट्रॉपी रहेगी। प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करने के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक। तो ये आइसोट्रॉपी और अनाइसोट्रॉपी बात समझ में आनी चाहिए कि आइसोट्रॉपी का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, जबकि एनाइसोट्रॉपी का मतलब, एन का मतलब है नहीं, आइसोट्रॉपी का मतलब जो सेम नहीं हो, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसे हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके लिए इंटरफेशियल एंगल फिक्स होता है। क्या होता है? इंटरफेशियल एंगल फिक्स होता है। व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल? इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू फेसेस। एंगल बिटवीन द टू फेसेस। दो फेसेस के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। जैसे अगर तुम एक क्यूब ले लो, ठीक है, एक क्यूब ले लिया, तो क्यूब कैसा भी ले लो, छोटा क्यूब ले लो या फिर बड़ा क्यूब ले लो, उसके बीच का जो एंगल होगा, फेसेस के बीच का एंगल, वो कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यूब के फेसेस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, चाहे क्यूब छोटा हो चाहे क्यूब बड़ा हो। कैसा भी क्यूब हो, उसमें जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो फिक्स रहेगा। इसी तरह से अगर तुम हेक्सागन ले लो, हेक्सागन के अंदर का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अगर हम हेक्सागन इस टाइप का बना लें, रेगुलर हेक्सागन ना बनाएं और इस तरह का एंगल भी बना लें हेक्सागन का, तो भी इसके बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 120 डिग्री ही रहेगा। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका इंटरफेशियल एंगल कभी भी वेरी नहीं करता, वो फिक्स होता है। तो इंटरफेशियल एंगल देख के भी हम बता सकते हैं कि अगर हमने मान लो कि सॉलिड्स का एक्सरे किया, भाई ये फिजिक्स का पार्ट है तो हमें एक्सरे करना पड़ेगा। अगर हमने सॉलिड्स का एक्सरे किया, ठीक, और सॉलिड्स का एक्सरे करके हमें ये पता लग गया कि इंटरफेशियल एंगल कैसा आ रहा है? फिक्स आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉलिड कैसा है? ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। इतनी बात एकदम समझ में आ गई। ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि हमें सॉलिड स्टेट में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ठीक से समझते हैं। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हम समझ गए कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले हैं, उन्हें शार्प एज नाइफ से काटा जा सकता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होती है, करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो एनाइसोट्रॉपी रखते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बात करनी है। तो पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कई तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को देखना है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे वो या तो एटम से बने होंगे या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, इनसे बने होंगे। ये सॉलिड कैसे होंगे? ये सॉलिड होंगे कैसे?
इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, वीक वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या लंदन फोर्स होगा या डिस्पर्जन फोर्स होगा जो वीक होगा। तभी तो तुम्हें हीलियम गैस के फॉर्म में मिलती, कभी सॉलिड के फॉर्म में नहीं मिलती है। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स लाइक हीलियम, आर्गन और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन, आयोडीन एंड क्लोरीन। ठीक। In these solids, the atoms are held or molecules are held together by weak dispersion forces और लंदन फोर्सेस। अब ये क्योंकि वीक लंदन फोर्सेस से, तो ये कैसे होंगे, सॉलिड सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। और जो रूम टेम्परेचर पे ये जनरली कैसे होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर गैस के फॉर्म में होंगे। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि गैसेस को नॉन पोलर फोर्सेस से जोड़ोगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है नहीं कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकें, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे इन्हें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कराया जा सकता है। ठीक है। तो ये कैसे होंगे, रूम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टर होंगे, सॉफ्ट होंगे और जनरली लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कैसे होंगे, वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से अटैच्ड होंगे। तो सही पढ़ लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक HCl, SO2 एटसेट्रा आर फॉर्म बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये भी कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे और रूम टेम्परेचर पे ये भी कैसे होंगे, गैस होंगे या फिर लिक्विड होंगे। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, जैसे सॉलिड CO2 तुम लोगों ने सबने देख रखी है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में होती है। तो सॉलिड CO2 क्या है, हमारी रूम टेम्परेचर पे गैस है, लेकिन अगर उसे हम लो टेम्परेचर पे ले जाएं तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब कि उनमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। देखो मॉलिक्यूलर फोर्सेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले डिस्पर्जन फोर्स थे, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, रिलेटिवली और स्ट्रॉन्गर चीज हो गई। जब स्ट्रॉन्गर चीज हो गई तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉलिड में एग्जिस्ट करने की जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी। तो दिस मॉलिक्यूल्स of such solid contains polar covalent bonds between FON एंड हाइड्रोजन एटम्स। इसका एग्जांपल आइस हो सकता है जो नॉन कंडक्टिंग होती है, जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं एंड सॉलिड, और सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर। ठीक। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, अब ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो तुम्हें रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, जिन्हें तुम सॉलिड कहते हो हमेशा। तो ions are constant particles of ionic solid formed by 3D arrangement of cations and bounded by electrostatic forces। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, यानी कि फोर्स कैसा आ गया हमारे पास में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आई तो फोर्स कैसा आ गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया। ठीक। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स आया तो ये कैसे होंगे, ये हार्ड होंगे, ब्रिटेल होंगे, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, हार्ड ब्रिटेल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन मॉल्टन और फ्यूज स्टेट और डिजॉल्व स्टेट इन डिजॉल्व इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब इन्हें हम मेल्ट कर देंगे या फिर हम इन्हें फ्यूज कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर NaCl पूछे कोई कि सॉलिड स्टेट में कंडक्टर होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन घर पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि बिजली के तार नमक में डाल के बैठ गए और चिपक गए उसमें, बिल्कुल चिपक जाओगे, क्योंकि घर पे जो तुम्हारे नमक है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो है, लेकिन उसमें मॉइस्चर भी है और उस मॉइस्चर की वजह से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है ना। तो NaCl, KCl, MgO, ZnS, CF2 ये क्या है, सारे आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात आती है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स कैसे होंगे, जो मेटल से बने होंगे, सिंपल बात है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय और हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो क्या है कि मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय और हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कैटायंस जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड है और सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका पूल है, उसमें मेटल्स अरेंज्ड है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके एग्जांपल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कुछ भी ले सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद आती है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कौन से होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स। ठीक। दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर हार्ड इंसुलेटर्स एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ग्रेफाइट भी कोवेलेंट सॉलिड है, जिसको जो एक एक्सेप्शन की तरह बिहेव करता है, और वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है। ठीक।
ग्रेफाइट इनमें क्या है, एक्सेप्शन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। यहाँ तक ये आसान बात थी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम लोग सॉलिड स्टेट को, एक्चुअल वाली को शुरू करते हैं, जिसे हम क्यूब कहते हैं। क्यूब हम सब लोगों ने देख रखा है, क्यूब हमें पता है, और नहीं पता है तो चलो क्यूब को ध्यान से देखते हैं। ठीक, क्यूब को ध्यान से देखते हैं। तो क्यूब में अगर तुम ध्यान से सोचोगे, क्यूब बना लेता हूं मैं एक क्यूब फॉर्म करते हैं, और क्यूब को अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्यूब, जिस कमरे में तुम बैठ के ये क्लास अटेंड कर रहे हो, वो एक क्यूब है। अपने कमरे को ध्यान से देखोगे तो क्यूब नजर आएगा भाई। ठीक है, अपने कमरे को ही ध्यान से देखना, बस उसी से सवाल लग जाएंगे सारे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये क्यूब है। ठीक, अब जो रूम तुम देख रहे हो, जिसमें तुम बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारे सामने कोई ना कोई वॉल तो होगी ही होगी। जो तुम्हारे सामने वाली वॉल है, उसका नंबर कर लो क्या, कि वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो तुम्हारे लेफ्ट टॉप में जो कॉर्नर है रूम का, लेफ्ट टॉप में देखोगे इधर दिखाई देगा, तो वो कौन सा है कॉर्नर, वो तुम्हें दिखाई देगा क्या, 1 नंबर। जो राइट टॉप में दिखाई देगा वो क्या है, 2 नंबर। जो लेफ्ट बॉटम में दिखाई दे रहा है वो 3, और जो राइट बॉटम में दिखाई दे रहा है वो 4 नंबर। इतनी चीजें दिखाई देना शुरू हुई, देख लो भाई 4 कॉर्नर दिखाई दिए रूम के। फिर अपने पीछे देखो, 5, 6, 7 और 8। तुम्हारे लेफ्ट टॉप में बैक साइड में 5 नंबर है, राइट में 6 है, बैक में लोअर मोस्ट में 7 है, और राइट में 8 है। तो कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। क्यों में कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। ये बातें बहुत जरूरी हैं सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए, क्योंकि जब सवाल आएगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ये बातों की जरूरत पड़ रही थी, और ये बातें हमने ध्यान से सोची नहीं, कभी रूम को ध्यान से देखा ही नहीं। तो क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 हो गए। सबको दिखने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सबको दिखने चाहिए। 8 कॉर्नर है हमारे पास में। ठीक, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस अगर देखो तो फेस मतलब जो वॉल्स तुम देख रहे हो, तो एक तुम्हारे मुंह के सामने एक, लेफ्ट में एक, 2, राइट में एक, 3, एक बैक में 4, तो 4 वॉल हो गई, एक रूफ और एक फ्लोर, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 हो गए। ये इतनी बात आसानी से समझ में आई। नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ एजेस काउंट करो भाई। एजेस काउंट करोगे तो देखो सामने वाले फेस पे काउंट करोगे, चलो इसमें अगर क्यूब में मैं काउंट करूं तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितनी एजेस हो गई, 12 हो गई। दिखाई दे रही भाई सब लोगों को क्यूब में 12 एजेस दिखाई देनी चाहिए। मैंने काउंटिंग भी लिख दी। अगर तुम रूम में देखोगे तो रूम में भी तुम्हें दिखाई दे जाएंगी। रूम में कैसे दिखाई देंगी, कि एक ऊपर एज जा रही 1, नीचे आ रही 2 3 4, सॉरी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएंगी, 4 एज आ जाएंगी। ठीक है, एक सामने वाले फेस पे, फिर इधर देखोगे पीछे 8, और फिर राइट में 4 और इधर 4। ठीक, मतलब 3 3 दो दो इधर आएंगी, 2 और 2, क्योंकि एक तो काउंट कर चुके होगे कॉमन वाली। तो कितनी आ गई टोटल एजेस, आ गई 12। भाई रूम को देख लो, क्यूब में देखने से कोई फायदा नहीं, रूम को देखो ध्यान से। अगर रूम तुमने ढंग से देख लिया तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्यूब में कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए, एजेस कितनी हो गई, 12 हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखो भाई, मैंने फिर से वही क्यूब बना दिया। अगर क्यूब, क्या एज लेंथ अगर हम ए ले लें, ए क्या है, एज लेंथ है, ए क्या है, एज लेंथ है। ए एज लेंथ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो कहना सर आसान काम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल लिख लेते हैं चलो ऊपर पहले, कि हमारे पास फेस डायगोनल कितनी होंगी इसमें, नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितनी होगी, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स भी लिख लेते हैं।
अब नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ कि फेस डायगोनल का मतलब, पहले तो फेस डायगोनल का मतलब समझ में आया। फेस डायगोनल मतलब जो तुम्हारे सामने वॉल है, जो तुम्हारे सामने वॉल है उसकी लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट को मिला दो तो वो एक डायगोनल बनती हुई दिखाई दी। मतलब कि अगर मैं इस फेस की बात करूं तो इस फेस में जो डायगोनल आएगी वो ये वाली आएगी। 1 से हमने 4 को मिला दिया, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेफ्ट टॉप से बॉटम को नीचे मिला दिया। तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई फेस डायगोनल। क्या आ गई? फेस डायगोनल। ये आ गई हमारे पास क्या? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितनी आई हमारे पास में? हर फेस पे कितनी आएंगी? 2 आएंगी। हर फेस पे कितनी आएंगी? एक और एक, 2 आएंगी। हर फेस पे 2 आएंगी तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितनी होगी? 2 × 6 यानी कि 12 हो गई। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितनी हो गई? 12 हो गई। भाई एडवांस के लिए भी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो थोड़ा सा बुद्धि को खोल के पढ़ोगे तभी फायदा मिलेगा। ठीक, अब फेस डायगोनल हो गई 12। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स देखो जरा ध्यान से। लेफ्ट टॉप राइट, फ्रंट साइड के लेफ्ट टॉप से बैक साइड के बॉटम राइट को मिला दो। ठीक, तो लेफ्ट टॉप से अगर बॉटम राइट को मिलाएं तो या फिर देख लो तो ये इस तरह की बन जाएगी, ये बन गई। या फिर अगर तुम देखो तो नीचे वाले इधर डाउनवर्ड से थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर कहां पे है? फ्रंट साइड में लेफ्ट बॉटम से राइट बैक साइड के राइट अप को मिला दो तो ये भी एक हमारे पास बॉडी डायगोनल है। ये क्या है? ये बॉडी डायगोनल्स है। ये क्या है? बॉडी डायगोनल्स है। भाई दिखनी चाहिए, नहीं दिखेंगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। दिखनी चाहिए, इतना तो मैं समझता हूँ कि विजुअलाइजेशन ढंग से कर ही लोगे, हो जाएगा काम, है ना। तो बॉडी डायगोनल दिख गई अब हमें। ठीक, अब बॉडी डायगोनल होंगी कितनी? तो देखो कहाँ से, लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट बैक साइड, फिर नीचे से ऊपर। भाई ऊपर से ऐसे मिलाओ, ऊपर से एक नीचे, नीचे से एक ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे तो कितनी बन जाएंगी? 4 बन जाएंगी टोटल। टोटल कितनी बनेंगी? 4। तो बॉडी डायगोनल हो गई 4। तो हमें ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी। कितने लोगों को एकदम कंफर्म पता थी ये बताना मेरे को, जिन्होंने सॉलिड स्टेट पहले से नहीं पढ़ रखा कोचिंग में या कहीं पे, तो उनके लिए ये बातें कितनी ऑब्वियस थी ये बताना। और बात समझ में आ गई हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आया सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई है यहाँ तक। ठीक है, अब हमने मान लिया कि क्यूब की एज लेंथ कितनी है हमारे पास? ए है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आ गया? ए क्यूब आ गया। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आई? फेस डायगोनल क्या आती है अपनी, मैं एक फेस बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, और फेस डायगोनल की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं अपन लोग। तो ये ए हो गई, ये ए हो गई, तो ये √2a हो गई। पाइथागोरस सिंपल। तो ये फेस डायगोनल की लेंथ आ गई √2a। √2a आ गई। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? √2a आ गई। बॉडी डायगोनल की लेंथ ऐसे निकालोगे तो वो आ जाएगी √3a। ठीक, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे? अब फेसेस कितने हैं हमारे पास? हमारे पास फेसेस कितने हैं? भाई यही सब समझना है, जरूरी है। हमारे पास फेस कितने थे? 6। तो फेस सेंटर भी कितने होंगे? फेस के सेंटर को, फेस सेंटर कितने होंगे? 6। बॉडी सेंटर कितना होगा? हर बॉडी का सेंटर एक ही होता, तो बॉडी सेंटर हो गया एक हमारा, जो क्यूब के बीच में होगा। कहीं तुम जहां रूम में बैठे होगे तुम्हारे सामने मुंह के थोड़ी ऊपर की साइड, है ना। ठीक है, देखो भाई पेपर जब भी तुम हॉल में दोगे तो वो तो वहीं दोगे ना, किसी रूम में बैठ के ही। जंगल में बैठ के तो पेपर होगा नहीं सीबीटी मोड में, तो रूम तो जरूरी ही होगा, हॉल होगा, रूम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो उसमें देख के तुम सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कर पाओगे। अब डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेस सेंटर्स, यानी कि तुम्हारे मुंह के सामने जो वॉल है और तुम्हारी पीठ के पीछे जो वॉल है उसके फेस सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी? जल्दी कमेंट करके बताओ। ए। ठीक, इनको कमेंट करके जल्दी से लिखो, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सबकी डिस्टेंस देखो और चेक करो कि कितनी कितनी आ रही है। बिल्कुल अपने आप लिख लो पहले, फिर मैं लिखता हूँ। मैं तो लिख ही दूंगा, तुम अपने आप लिख लो पहले, है ना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और लिखो। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर, एडजेसेंट फेस सेंटर कौन से हुए? एडजेसेंट फेस सेंटर अगर हम क्यूब में देखें तो इस फेस सेंटर से इस फेस सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। ठीक, तो तुम कैसे देखोगे रूम में? रूम में देखने के लिए तुम क्या देखो
कि तुम्हारे सामने जो फेस सेंटर है और तुम्हारे जो राइट में फेस सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस, जब उसके बीच की डिस्टेंस तुम निकालने की सोचोगे तो देखो कैसा होगा कि फेस सेंटर से एस सेंटर के बीच की दूरी a/2 और इससे यहाँ पे एक दूरी a/2 और तुम्हें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a/√2। कैसे? a² / 4 प्लस a² / 4, तो ये हो जाएगा 2a² / 4 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगी a/√2। तो ये कितनी आ गई? a/√2 आ गई। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स कितनी है? कॉर्नर अगर हम देखें, सिंपल सीधे सीधे कॉर्नर देखें तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? a। कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरियां अपने आप निकाल के देख लेना यार, मेरे लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, जब तक तुम्हें विजुलाइज नहीं होगी, चमकेगी नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये दूरी कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच की कितनी होगी? a/√2। वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉर्नर से एस सेंटर के बीच की दूरी a/2, एस सेंटर से फेस सेंटर के बीच की दूरी a/2, और फिर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर से आंसर आ जाएगा। कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की दूरी, बॉडी सेंटर की बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी थी? √3a/2, √3a थी और /2 हो जाएगा ये। ठीक। अब डिस्टेंस फ्रॉम एस सेंटर टू कॉर्नर ये कितनी हो जाएगी? a/2। डिस्टेंस फ्रॉम एस सेंटर टू बॉडी सेंटर, अब एस सेंटर से बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस होमवर्क के लिए छोड़ दें, कमेंट करके बताएंगे सब लोग कि कितनी आएगी, निकाल के रखिएगा। ठीक है, इतना तो निकाल लोगे। बॉडी सेंटर पता है कहाँ पे, बॉडी सेंटर कहाँ पे, और एस सेंटर कहाँ पे? सामने। निकाल के रखना बिल्कुल दूरी। ठीक। ये दूरियां जैसे ही कम होंगी वैसे ही सवाल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनसे जितनी दोस्ती तुम्हारी हो पाएगी उतना आसानी से सवाल लगेगा। बेहतरीन सवाल बन जाते हैं जिसमें तुम्हें बहुत सारी डिस्टेंसेस को एकदम बाई हार्ट होनी चाहिए, बाई मतलब तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम डायरेक्टली आंसर लिख पाओ, ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है लैटिस एंड यूनिट सेल। लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या होता है? जो स्पेस लैटिस होता है वो 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स का होता है। मान लो कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप के बॉक्स आ जाए, है ना, लैपटॉप के बॉक्स आ जाए और तुम बॉक्स को स्टैक करके रखना शुरू कर दो और इनफाइनाइटली स्टैक कर दो, मान लो गोदाम में रखे हुए हैं, गोडाउन में रखे हुए, गोदाम कह लो, गोडाउन कह लो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा? वो लैटिस बन जाएगा किसका? लैपटॉप बॉक्सेस का, और जो एक लैपटॉप होगा दैट विल बी द यूनिट सेल। सिंपल सी बात है। अगर हम लैपटॉप बॉक्सेस को रखना शुरू कर दें, या तुम समझो क्यूब्स को रखना शुरू कर दें और स्टैक कर दें क्यूब्स को इनफाइनाइटली, मैनी क्यूब्स ले लें, तो क्या हो जाएंगे? उसमें जो 3D ज्योमेट्री बन के आएगी क्यूब की, उसे हम कहेंगे कि लैटिस ऑफ क्यूब है। और जो एक छोटा क्यूब होगा वो क्या कहलाएगा? वो यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक। चलो इसमें एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। A space lattice is a 3D infinite array or point of which is surrounded with an identical way by its neighbors, which defines the basic structure of the crystal. और unit cell क्या होता है? Unit cell is the imaginary or real unit by which the lattice can be formed by translational motion. अब हमसे मान लो कि ये लैटिस पॉइंट है, ये हमें क्या दिए हुए हैं? ये हमें दिए हुए हैं लैटिस पॉइंट। क्या दिए हैं? हमें दे रखे हैं लैटिस पॉइंट, और हमसे पूछा है कि लैटिस कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमने एक लैटिस ऐसा बनाया, लैटिस नहीं, यूनिट सेल कैसा बना सकते हो? तो यूनिट सेल एक हमने ऐसा बनाया, ए लिख लिया। एक यूनिट सेल हमने ऐसा बनाया, बी लिख लिया। एक यूनिट सेल हमने ऐसा बनाया, इसे सी लिख दिया। और एक यूनिट सेल हमने ऐसा बना दिया, डी बना दिया। ठीक, ये 4 यूनिट सेल हमने बनाया, और तुमसे सवाल ये पूछा जाएगा सिंपल सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट सेल, इनमें से कौन सा यूनिट सेल नहीं है। ठीक। अब यूनिट सेल के लिए खास बात क्या होती है कि यूनिट सेल के लिए खास बात लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं कि यूनिट सेल, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कौन सा यूनिट सेल नहीं है इसमें से, कमेंट करो जल्दी जल्दी जब तक मैं लिख रहा हूं। यूनिट सेल शुड स्टार्ट फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट, कमेंट कर दिया होगा तुम लोगों ने। शुड स्टार्ट फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट एंड
एंड ऑन अ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट से शुरू होकर लैटिस पॉइंट पे ही उसे खत्म होना चाहिए। तो लैटिस पॉइंट से शुरू होकर लैटिस पॉइंट पे खत्म होना चाहिए, तो वो इन बिटवीन कहीं भी शुरू नहीं हो सकता। तो डी कैन नेवर बी अ यूनिट सेल। ठीक, तो डी कैन नेवर बी अ यूनिट सेल। बात समझ में आई? क्योंकि ये देखो लैटिस पॉइंट पे शुरू नहीं हो रहा, लैटिस पॉइंट इसके बीच में आ गया। ठीक, अब अगर हम मान लो इस पेज को क्या करें, ट्राइंगल से कवर करना चाहें, राइट एंगल ट्राइंगल से, तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल लगाते जाएंगे। बोलो भाई, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल लगाते चलेंगे ना यार, बोलो। ठीक, फिर इसके ऊपर जब लगाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा लगाएंगे कि ऐसे पलट के भी लगा देंगे, ये वाला भी एक ट्राइंगल लगाएंगे, ऐसा वाला भी। कितने लोग कहते हैं कि सर येलो वाला ट्राइंगल भी एक ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि कवर तो करना पड़ेगा, अगर कवर नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, स्पेस छूट जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि यूनिट सेल चूज करते समय कभी भी हम लोग रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं कि वाइल ओनली फॉर्म बाय, कैसे लिखा, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन ऑफ यूनिट सेल इज नॉट अलाउड। ऐसा लिख देते हैं, रोटेशन ऑफ यूनिट सेल इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ट्राइंगल को कभी भी यूनिट सेल की तरह यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज वी कैन नॉट यूज ट्राइंगल एज अ यूनिट सेल। हम यूनिट सेल की तरह कभी भी ट्राइंगल को चूज नहीं कर सकते, नेवर एवर नेवर एवर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? इतनी आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसमें कौन से यूनिट सेल हैं, ए और बी यूनिट सेल हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ट्रेपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अब तुम कहोगे सर पैरेललोग्राम ऐसे झुक के बना है तो कहीं ना कहीं तो जाके उसमें भी जगह खाली होगी। ना ना ना, वो इनफाइनाइट एरे है, कभी भी जगह खाली नहीं होगी। ठीक, तो अब हमें यूनिट सेल चूज करना है, तो इस बात को बताने के लिए ऑगस्टा ब्रेवाइस ने क्या किया, 1848 में बताया उसने कि ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के पार्टिकल्स को अगर हम आइडेंटिकल वे में अरेंज करना चाहें तो 3D में केवल 14 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट अरेंज मोर देन दैट। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 14 तरीके से। 1848 में कह गया, ऑलमोस्ट 150 साल हो गए इस बात को कहे हुए, 150 से भी ज्यादा, पौने 200 साल। ठीक, कि केवल 14 तरीके और उससे ज्यादा तरीकों से आइडेंटिकल यूनिट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो उसने क्या किया, क्यूब में लिया और बताया कि जो अगर हम एक्सेस को मान लें वाई जेड और एक्स मान लें, तो लेटेस्ट पैरामीटर क्या ले लिए, ए बी सी। जो रेबाइस ने लिए वही लेने पड़ेंगे। एक्स एक्सेस की तरफ ए है, वाई की तरफ बी है और जेड की तरफ सी है। वाई और जेड के बीच का एंगल अल्फा है, फिर जेड और एक्स के बीच का एंगल बीटा है, और एक्स और वाई के बीच का एंगल गामा है। तो उसने बताया कि इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में सबसे जो मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक होता है। कौन सा होता है? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। जो 7 क्यूबिक सिस्टम्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनमें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यानी कि उसे हम क्यूबिक कहते हैं। और क्यूबिक अरेंजमेंट में जब हम एटम्स को रखेंगे तो हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या लिखें, कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं? तो 3 तरीके से कर सकते हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है कि एंगल सबका फिक्स होता है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। ठीक, इसे हम कितने तरीके से कर सकते हैं अरेंज? 2 तरीके से। ये याद रखना है, टेबल डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक, और तुम लोगों के पास नई एनसीईआरटी होगी तो उसमें सॉलिड स्टेट नामक थ्योरी भी नहीं होगी। ठीक, तो टेंशन मत लो उसकी, वो तो जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उससे काम चल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगर पुरानी एनसीईआरटी चाहिए तो मैं पुरानी एनसीईआरटी भी तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो चैप्टर ही पूरा दे दूंगा। ठीक, ऑर्थोरॉम्बिक के लिए क्या होगा, ऑर्थोरॉम्बिक के लिए क्या हुआ कि
ए नॉट इक्वल्स टू बी है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे हैं 90 डिग्री है। तो ऐसे कितना सिस्टम है 4, तो देखो 14 में से कितने हो गए 3 2 5 4 9 हो गए। फिर इसके बाद हेक्सागोनल आ जाता है। हेक्सागोनल के लिए अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री है। ठीक, तो इससे एक बन गया। फिर रोम्बोहेड्रल के लिए ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा का अल्फा और गामा 90 है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 है। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा है, और अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 है। और ट्राई क्लिनिक के लिए क्या है, ट्राई क्लिनिक के लिए अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो ये टोटल जब काउंट करोगे तो ये 14 नंबर आ जाएगा। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 और 5 और 9 14 हो गया। ठीक, तो ट्राई क्लिनिक कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिक है। कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिक है। ठीक, और क्यूबिक कैसा है, मोस्ट सिमेट्रिक है, मोस्ट सिमेट्रिकल है। क्यूबिक कैसा है, मोस्ट सिमेट्रिकल है, और ट्राइक्लिनिक कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक, अब बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सिलेबस में पढ़ने हैं, वो क्यूबिक क्रिस्टल्स पढ़ने हैं और हेक्सागोनल क्रिस्टल पढ़ने हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल्स को 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता चाहिए कि क्यूबिक क्रिस्टल दिखता कैसा है। तो अब हम लोग क्या करें कि हम क्यूबिक क्रिस्टल को इमेजिन करें, तो हमें कम से कम 8 क्यूब को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 8 क्यूब को इमेजिन करना पड़ेगा क्यूबिक क्रिस्टल को देखने के लिए। ठीक, 8 क्यूब कौन कौन से लेंगे, एक रूम जिसमें तुम बैठे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, इमेजिन करो जिस रूम में तुम बैठे हो उसकी लेफ्ट वाली वॉल से भी सटा हुआ एक रूम है। ठीक, एक वॉल, उधर भी एक रूम है। तुम्हारे सामने वाली जो वॉल है उसके पीछे भी एक रूम है। तो 3 रूम तुम्हें दिखने लगे होंगे अब तक। एक में तुम, जिसमें तुम बैठे हो, मतलब मैं कह रहा हूं क्या कि एक रूम ऐसा है जिसमें हम बैठे हैं, यहाँ पे बना देता हूँ। एक रूम ऐसा है जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें तुम बैठे हो, ठीक, नाचते हुए बैठे हो। ठीक, जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे वॉल है उस पे भी एक रूम है, दिखाई दिया भाई, दिखा रूम। जो तुम्हारे सामने वॉल है उसके भी सामने एक रूम है, दिखा रूम। बोलो भाई, तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन। और जो ये लेफ्ट हैंड वाली वॉल रूम था, जो इधर साइड रूम था, उसके भी सामने वॉल होगी तो उसके पीछे भी एक रूम है, तो एक चौथा रूम है। तो तुम्हें ये 4 रूम दिखाई देने लगे। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड की वॉल के पीछे एक रूम है, राइट हैंड फ्रंट के सामने पीछे एक रूम है, और जो लेफ्ट साइड के पीछे वाला रूम देखा उसकी भी फ्रंट वॉल के पीछे एक रूम है। तो टोटल रूम कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर भी बना लेते हैं। नोटबुक में तो नहीं बना सकती, एक सेकंड लेयर भी बना लेते हैं। इसके मतलब हम लोगों ने एक फ्लोर और बना लिया इसके ऊपर। ठीक, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी। ठीक, अब अगर तब देखोगे तो ये कॉर्नर जो तुम्हारे लेफ्ट टॉप में है वो एक लेयर में कितने क्यूब से शेड है, देखना जरा कितने से शेड है ये कॉर्नर, 4 से शेड है। एक लेयर में कितने से शेड है, 4 से शेड है ना, बात समझ में आ रही है। एक लेयर में कितने से शेड है, 4 से शेड है, और ऊपर से भी 4 आ गए, तो टोटल कितनों से शेड हो गया, 8 से शेड हो गया। तो एक क्यूब में जो कॉर्नर है वो शेड होता है किससे, 8 क्यूब से। लैटिस में जो कॉर्नर है क्यूबिक क्रिस्टल में वो कितने से शेड है, 8 से शेड है। फेस कितने से शेयर हो रहा, फेस कैसे देखेंगे, जो फेस है देखो वो कितने से शेड है। अगर हम यहाँ पे एक बॉल रख दें तो कितने से शेड हो गई, 2 से शेड हो रही है। तो फेस कितने से शेड है, 2 क्यूब से। एज कितने से शेड होगी। अब एज देखने के लिए कैसे देखोगे, एज देखना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो अगर हम इसकी एज एक ऐसी बना दें, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री नहीं है, एक अंदर जाती हुई एक एज बनाए, तो ये चारों क्यूब के लिए कॉमन एज होगी। देखो तुम्हारे जो लेफ्ट साइड में जो एज आ रही है, मतलब जो 1 को 3 से ज्वाइन कर रही थी, 1 2 3 4 लिखे थे, 1 को 3 से ज्वाइन कर रही थी वो वाली एज। ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से, लेफ्ट फ्रंट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम फ्रंट कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है वो एज। देखो एक लेयर में कितना से टच कर रही है, 4 से टच कर रही है, तो कितने से करेगी, 4 क्यूब्स से टच करेगी। और बॉडी सेंटर तो एक क्यूब में ही होगा, वो तो किसी से शेयर हो नहीं रहा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि कॉर्नर कितने से शेयर्ड है, 8 क्यूब से। फेस कितने से शेयर्ड है, 2 क्यूब से।
एच कितने से शेयर्ड है, 4 क्यूब से, और बॉडी सेंटर कितने से शेयर्ड है, 1 से। फिर से बोल रहा हूँ, कॉर्नर कितने से शेयर्ड है, मेरे साथ साथ बोलो, और ये याद हो गया तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आ गया कि कॉर्नर कितने से शेयर्ड है, 8 से। ठीक, 4 इधर 4 इधर, 8 से शेयर्ड है। एक लेयर में 4, दूसरी लेयर में 4, तो 8 से शेयर्ड है। फेस कितने से शेयर्ड है, 2 क्यूब से। एच कितने से शेयर्ड है, 4 क्यूब से, और बॉडी सेंटर जो शेयर्ड है वो केवल 1 क्यूब से है। ठीक, अब बात करते हैं, जो हमने 3 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने थे उनमें सबसे पहला पढ़ना है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, वो हम केवल कॉर्नर्स पे लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं, ओनली एट द कॉर्नर्स। कहाँ लगा रहे हैं, केवल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में लगा रहे हैं। ठीक, कॉर्नर थे क्यूब के कितने, क्यूब के कॉर्नर थे 8। क्यूब के कितने कॉर्नर थे, 8। तो हर कॉर्नर पे एक एक हमने बॉल लगा दी। ठीक, और ये बॉल इतनी बड़ी बड़ी हैं, बल्कि बॉल्स हैं, जिनसे कि वो एक दूसरे से आपस में टच भी कर रही हैं, टच भी कर रही हैं। तो अगर क्यूब की एज लेंथ ए है, अगर क्यूब की एज लेंथ ए है और बॉल की रेडियस आर है, यानी कि एटम की रेडियस आर है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक, अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने थे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन क्यूब कितने थे, 8 कॉर्नर्स थे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर कितना आएगा। अब अगर हमने कॉर्नर पे एक फुटबॉल को, बड़ी सी बॉल को रखा, और कॉर्नर कितने से शेयर्ड है, 8 क्यूब से शेयर्ड है। अभी हम लोगों ने सीखा कि कॉर्नर कितनों से शेयर्ड है, 8 क्यूब से शेयर्ड है, तो एक रूम में कितना पोर्शन आ जाएगा, एक रूम में 1/8 आएगा। भाई इक्वली तो डिवाइड होंगे ना। क्यूब को अगर हम इस स्फीयर को ऐसा बना लें और इसे हम 8 जगह से बना दें, कितने हो गए, ऐसा बना दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो कितना पोर्शन आएगा, 1/8 ही आ पाएगा। हर कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 8 आएगा, क्योंकि कॉर्नर कितने से शेयर्ड है, 8 से। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, आ गए 1/8 इंटू 8, यानी कि 1 आ गया। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स आ गए, 1 एटम आ गया, और ए और आर के बीच में रिलेशन आया, ए इक्वल्स टू 2r। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आ जाएंगे, कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था, 1/8, और कितने कॉर्नर थे, 8, प्लस फेस सेंटर कितने थे हमारे पास, 6 फेस सेंटर थे, और हर से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/2, क्योंकि क्यूब कितने में डिवाइडेड था, फेस कितने से शेयर था, 2 से। जब बॉल लगाई थी तो आधी एक क्यूब में आ जाएगी, आधी दूसरे क्यूब में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस सेंटर है, और ये क्या है, नंबर ऑफ फेस सेंटर्स है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आ गए 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, यानी कि कितने आ गए, 4। कितने आ गए, 4 आ गए। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक, तो अगर हम इसे इस तरह से अरेंज कर दें, देखो कहाँ पे एटम लगाए, कॉर्नर पे लगाया, फेस सेंटर पे लगाया, और कॉर्नर पे लगाया। ड्राइंग उतनी सिमेट्रिक नहीं बनी है। ठीक, तो अगर तुम इसे देखोगे ढंग से तो तुम्हें लगेगा कि ये आर है, एक आर यहाँ पे आया, एक आर, 2 आर, 3 आर और 4 आर।
तो 4r से क्या बन गई, फेस डायगोनल बन गई, 4r ने मिलके क्या बना दी, फेस डायगोनल। तो रूट 2a इज इक्वल टू 4r आ गया, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2r आ गई। अलग अलग आ रही है, प्रिमिटिव में अलग आई थी, इसमें अलग आई है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत जरूरी बात है। अब इसके बाद अरेंजमेंट है बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी अरेंजमेंट को कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। इसमें एटम्स कहाँ पे हैं, इसमें एटम्स हैं कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे और बॉडी सेंटर पे। कहाँ पे हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब और बॉडी सेंटर पे। तो जब कॉर्नर ऑफ द क्यूब और बॉडी सेंटर पे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा भाई, ठीक। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ जाएंगे, 1/8 इंटू 8, क्योंकि कॉर्नर पे थे और बॉडी सेंटर पे तो एक ही आएगा, तो ये क्या है, एट द बॉडी सेंटर। एट द बॉडी सेंटर है तो कितने आ जाएंगे एटम, 1+1 यानी कि 2 आ जाएंगे। और जब बॉडी सेंटर पे है तो कौन कौन किसे टच कर रहा होगा, कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को और दूसरे कॉर्नर को टच कर रहा होगा। तो ये 1r 2r 3r और 4r, 4r मिलके किसके बराबर हो जाएंगे, √3a के बराबर। तो r की वैल्यू आ जाएगी वो √3a/4 आ जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आज हम लोगों ने सीख लिया क्या कि मॉलिक्यूलर मतलब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कैसे होते हैं। और हम लोगों ने क्यूब के बारे में एक विस्तृत जानकारी ले ली, एक डिटेल डिस्कशन कर लिया कि क्यूब कैसा दिखता है। अब इस लेक्चर को आराम से कर लो, इसे आगे बढ़ा के मैं एक साथ भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे यहीं पे रोक रहा हूँ, जिससे कि तुम इसे पढ़ के पूरा क्यूब को पहले रात में सोते समय आराम से देख लेना यार, कि जब तक क्यूब एडजस्ट नहीं होगा दिमाग में आगे फर्दर डिस्कशन मुश्किल हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ अ सेल की, पैकिंग एफिशिएंसी की, और हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, ठीक है। इतना डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ, तुम भी लो और लगातार पढ़ते रहो, प्लानर को फॉलो करते रहो और कमेंट करके जरूर बताओ कि प्लानर कहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारा पढ़ो और जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, चलो बाय।